बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम वाजिद अली कंबो, योर केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, आज जो हमारा यूनिट है दैट इज रिएक्शन काइनेटिक्स। रिएक्शन काइनेटिक्स आगाज करते हैं इसका। रिएक्शन काइनेटिक्स में पहले हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। रिएक्शन काइनेटिक्स, दिस वन इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। और इसमें तीन चीजों को हम डिस्कस करते हैं। नंबर वन, पहले जो बात हम इसमें डिस्कस करते हैं नंबर वन पे, वो है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरी जो चीज हम स्टडी करते हैं वो है नंबर टू पे, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। और तीसरी जो चीज हम स्टडी करते हैं वो हम पढ़ते हैं इसमें मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, ये हमारे टारगेट हैं। ये पूरा चैप्टर इन तीन पॉइंट्स के गिर्द घूमेगा। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को हम स्टडी करेंगे, उसकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे, यूनिट्स पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। टू टाइप्स रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, ये सारी बातें। स्लो रेट क्या होता है, फास्ट रेट क्या होता है, मॉडरेट रेट क्या है, ये सारी गुफ्तगू हमारी रेट ऑफ रिएक्शन। और मैं एक और आपको बात बताता चलो, रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में किसी भी जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की प्राइस का तयन दो चीजें करती। पहला, उसका रॉ मटेरियल, उसकी प्राइस क्या है, और सब नंबर टू, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर किसी भी चीज को बनने में ज्यादा टाइम लगता है, इसका मतलब है उसकी प्राइस ज्यादा होती है, और जो भी चीज जल्दी बनती है उसकी प्राइस कम होती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इसका किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को डिटरमिन करने में बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस है। द सेकंड वन इज फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट। ये हम ना 6 फैक्टर्स पढ़ेंगे, वो फैक्टर किस तरह रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, ये हमारी डिस्कशन का हिस्सा होगा। तो थर्ड वन इज मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन में हमारा मेन फोकस जो है ना वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रहेगा, OR, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रहेगा। मैं कुछ बातें आपको बताता चलूं। ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं रिएक्शन काइनेटिक्स, रिएक्शन काइनेटिक्स एक माइक्रोस्कोपिक स्टडी है। माइक्रोस्कोपिक स्टडी। अब ये याद रखना कि इससे पहले हम केमिकल इक्विलिब्रियम उसको, और फिर हम थर्मोकेमिस्ट्री इनको भी पढ़ते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम या थर्मोकेमिस्ट्री वो दोनों मैक्रो MSCRO मैक्रोस्कोपिक स्टडी है, यानी वो मैटर की बल्क में स्टडी है, और ये माइक्रोस्कोपिक स्टडी। दूसरी बात, इट हैज नो कंसर्न विद माइक्रो रिएक्शन काइनेटिक्स हैज नो कंसर्न विद डेल्टा H। एंथैल्पी चेंज के साथ इसका कोई तल्लक नहीं, डेल्टा E के साथ इसका कोई तल्लक नहीं। और दूसरी बात, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन किस हद तक हुआ है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। ये बुनियाद, ये जो बात है ना, डेल्टा H, डेल्टा E, एंथैल्पी चेंज, इंटरनल एनर्जी, ये सारे के सारे हम थर्मोकेमिस्ट्री में। रिएक्शन किस हद तक हुआ है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, रिवर्सिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, वो सारे के सारे हम केमिकल इक्विलिब्रियम के। तो इन बातों को आपने बुनियादी तौर पर ध्यान में रखना। लेट्स मूव टू रेट ऑफ रिएक्शन। मैं रेट ऑफ रिएक्शन, दैट मस्ट बी द रेट ऑफ रिएक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन, मैं रेट ऑफ रिएक्शन पूरा नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ रेट लिखूंगा। जब मैं रेट लिखूंगा इसका मतलब ही रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट यानी रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज इक्वल टू अ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट divided by time taken for the change, delta C over delta T. This one is the rate of reaction. कुछ बातें जरा समझिएगा। मेरे पास एक ये रिएक्शन है, A goes to प्रोडक्ट को मैं B ले देता हूं। A, this one is the reactant, and B, this one is the product. ये मेरे पास रिएक्शन है, A goes to प्रोडक्ट। अच्छा, अब मैं ना रिएक्टेंट के लिहाज से, ये जो आप रेट लेते हैं ना, ये चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के लिहाज से आप रेट डिटरमिन कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। अगर मैं रिएक्टेंट के लिहाज से कहूं A है, तो रेट दैट इज इक्वल टू माइनस
डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए ओवर डेल्टा टी। ये मैंने किसके हवाले से बात की है? ये मैंने रिएक्टेंट्स के हवाले से बात की। आप जानते हैं ना कि विद द पैसेज ऑफ टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस। तो पर सेकंड, पर मिनट, पर आवर जितना कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज कर रही है उससे हम रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करते हैं। सिमिलरली अगर आप प्रोडक्ट के हवाले से बात करेंगे ना तो फिर आप कहेंगे रेट दैट इज इक्वल टू प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी, बी इज द प्रोडक्ट हियर, ओवर टाइम टेकन फॉर द चेंज। आप जानते हैं ना कि विद द पैसेज ऑफ टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस। तो पर यूनिट टाइम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी बढ़ रही है उससे आप रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कर लेते हैं। बाद दफा आपको ना एमसीक्यूज दिए जाते हैं। एमसीक्यू में वो बताता है कि पहले कंसंट्रेशन इतनी थी तो 5 सेकंड के बाद कंसंट्रेशन इतनी रहेगी, बताएं रेट ऑफ रिएक्शन क्या था। तो आपने ना जो फाइनल और इनिशियल कंसंट्रेशन उनका डिफरेंस लेकर 5 पे डिवाइड कर दे तो जो आपके पास आंसर आएगा दैट विल बी द रेट। थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा स्टूडेंट। मैं आगे बढ़ता हूं और मैं आपके साथ शेयर करता हूं यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। यूनिट्स, जब हम यूनिट्स की बात करते हैं ना तो दो तरह से मैं आपके साथ इसको देखूंगा। एक तो रेट दैट इज इक्वल टू, देखो ऊपर आ गया डेल्टा सी, चेंज इन कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन आप किस में लेते हैं? मोल पर डीएम क्यूब में लेते हैं। और नीचे टाइम आप सेकंड में लें, मिनट में लें, आवर्स में लें। तो मैं यहां पे साइड, जब ये आपके पास इसको लिखोगे तो ये आपके पास आ जाएगा मोल पर डीएम क्यूब और ये एस ऊपर जाके पर सेकंड। अगर आप मिनट में बात करना चाहते हो मोल पर डीएम क्यूब पर मिनट। अगर और डिले है, रिएक्शन स्लो रिएक्शन है, तो फिर आप आवर्स में बात कर रहे हो, मोल पर डीएम क्यूब पर आर। ये तो इसमें से। लेकिन दूसरा पॉइंट जो मैं डिस्कस करूंगा वो है कि जब आप गैसेस की बात करते हैं, यानी इन केस ऑफ गैसेस, स्टूडेंट गैसेस में ना आपके पास जो रिएक्शन मिक्सचर है ना उसमें आप ना किसी भी कंपोनेंट के लिए पार्शियल प्रेशर की टर्म इस्तेमाल करते हैं, पार्शियल प्रेशर। और आप जानते हैं ना प्रेशर है ना, इसको आप एटमॉस्फेयर में ले लो, टॉर में ले लो एंड सो ऑन। तो इन केस ऑफ गैसेस के केस में जो हम कंसंट्रेशन लेते हैं वो पार्शियल प्रेशर में लेते हैं। अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पार्शियल प्रेशर में लेंगे तो फिर आपके पास जो रेट का यूनिट आएगा ना, रेट का, वो फिर अब आपने कंसंट्रेशन की तरह मोल पर डीएम क्यूब नहीं लिखना। अब पार्शियल प्रेशर है तो आप लिखोगे एटमॉस्फेयर पर सेकंड, यानी एटमॉस्फेयर पर सेकंड, या आप इसको कह सकते हो, या आपके पास बन जाएगा टॉर पर सेकंड, टॉर पर सेकंड, इस तरह आप इसको ले सकते हैं। स्टूडेंट ये मैंने यूनिट्स की बात की, एक अहम तरीन पॉइंट। स्टूडेंट रिएक्शन ना, रेट ऑफ रिएक्शन 3 तरह का होता है। रेट ऑफ रिएक्शन, बड़ी इंफॉर्मेशन आपको देने जा रहा हूं। रेट ऑफ रिएक्शन 3 तरह का। एक हम कहते हैं स्लो, अब बल्कि फास्ट से ले लें, फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन, फास्ट रेट। सेकंड वन इज moderate rate, and the third one is slow rate, slow। तो 3 किस्म के रेट से आपका वास्ता पड़ता है, फास्ट, मॉडरेट, स्लो। मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं कौन से ऐसे रिएक्शन हैं जिनका रेट बहुत फास्ट होता है। कहते हैं ये जो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट है ना, ये 10⁻⁻6 सेकंड तक होता है मिनिमम। ये कितना है? ये 10⁻⁻6 सेकंड है क्या? ये 1 सेकंड का 10 लाखवां हिस्सा है। यानी ना 1 सेकंड उसके 10 लाख हिस्से करो, उसमें से जो 1 हिस्सा होगा उतनी देर में रिएक्शन मुकम्मल। हमारी सोच से भी पहले हम कहते हैं पलक झपकने से पहले वो चीज में पलक झपकना। अब पलक झपकने में भी ये टाइम पलक झपकने से भी बहुत थोड़ा है, मैं इमीडिएटली फौरन रिएक्शन हो गया। और बाज ऐसे भी रिएक्शन है जिनका रेट इससे भी कम है, यानी इससे भी फास्ट रिएक्शन है, और उनका रेट ना 10⁻⁻12 से 10⁻⁻16 सेकंड तक होता है, यानी इससे भी वो फास्ट है। अच्छा, आमतौर पर
कौन से रिएक्शन मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। मसलन आप ना मैग्नीशियम रिबन ले लो, मैग्नीशियम रिबन ये मैं लिख रहा हूं, आप इसको ऑक्सीजन में चलाएं तो आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड वगैरह वो प्रोडक्ट बनेगा, मैं उसकी तरफ नहीं आता। आप इसको जलाएंगे ना हवा में तो ये फौरन जल उठेगा, फौरन। इसी तरह ये जो आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ते हैं ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसमें एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो न्यूट्रल, ये वेरी फास्ट। एक बहुत मशहूर जमाना रिएक्शन है कि आप ना सिल्वर नाइट्रेट ले लो, ये इसका सोल्यूशन आपने लेना है एक्वस, और इसका सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाओ, ये भी एक्वस। ये रिएक्शन वो कह रहे पलक झपकने से पहले, पलक झपकने से तो बहुत पहले हो जाता है, और ये AgCl के साथ मिलकर AgCl बना गया और सोडियम नाइट्रेट बन जाता है, वो AgCl प्रेसिपिटेट बनकर नीचे बैठा। चलो ये जो मैंने एग्जांपल्स दिए ना, ये बहुत बहुत फास्ट रिएक्शन के एग्जांपल। अब है मॉडरेट, जो ना फास्ट है ना स्लो है। इसमें एक आप वो पढ़ते हैं मशहूर जमाना हमारा रिएक्शन जिसको हम बहुत दफा पढ़ते हैं, और वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर ये ना फास्ट है ना स्लो है। इसी तरह एक हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे डीकंपोजिशन ऑफ N2O5। ये और ऐसे भी मैं अब कितनी एग्जांपल यहां पे लिखूंगा। अब स्लो रेट पे आ जाओ, वो कौन से जो बहुत स्लो होते, कर्डिंग ऑफ मिल्क, आई मीन दूध से दही का बनना, ये इस कैटेगरी में आ गए। दूध से दही का बनना बहुत टाइम लेता है, कुछ घंटे या पूरा दिन भी ले सकता है। सिमिलरली वी हैव द रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना टाइम लेता है, कई दिन कई महीने। फर्मेंटेशन प्रोसेस। और एक और बात, मैं आमतौर अब हाइड्रोजन को लो, ऑक्सीजन को लो, दोनों गैसेस ले लो, इनका रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन करवाना है तो ये स्लो रिएक्शन होगा। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी है ना, ये स्लो, इसका मतलब है कि हमें 3 किस्म के रेट ऑफ रिएक्शन से हमारा वास्ता पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आओ। वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, टाइम कंसंट्रेशन ग्राफ। वी हैव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टाइम कंसंट्रेशन ग्राफ। स्टूडेंट टाइम कंसंट्रेशन ग्राफ जो है ना, इसमें मैं एक्स एक्सिस पर, दिस वन इज द एक्स एक्सिस, मैं इस पर लेता हूं टाइम, मिनट में लो सेकंड में लो, ये तो रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है। वाई एक्सिस पे मैं लेता हूं कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन, तो इसको मैं मोल पर डीएम क्यूब में ले लो, मोल पर डीएम क्यूब में, ये आपके पास है। अब आपने ना ये ग्राफ प्लॉट करना है, ये हमें रेट ऑफ रिएक्शन बताएगा, ये ध्यान में रखना, रेट ऑफ रिएक्शन। मेरे पास एक रिएक्शन है, A गोज टू प्रोडक्ट, मैं A गोज टू B, ये रिएक्टेंट वो प्रोडक्ट, आपको एक समझाना ही है ना। अब आप ना A के लिहाज से, रिएक्टेंट के लिहाज से ग्राफ प्लॉट करें। जब आप रिएक्टेंट के लिए, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल, ध्यान में रखना है। जब आप रिएक्टेंट के लिहाज से ग्राफ प्लॉट करेंगे तो स्टूडेंट आपके पास ये कर्व आएगी, ये कर्व आएगी, और एक वक्त आएगा कि ये कर्व एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस के साथ मिल जाएगी। जब ये एक्स एक्सिस को टच कर जाएगी उसका मतलब है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 0 हो गई और रिएक्टेंट सारे का सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। अगर आप प्रोडक्ट के लिहाज से ग्राफ प्लॉट, ये रिएक्टेंट के लिहाज से, अब आप प्रोडक्ट के लिहाज से ग्राफ प्लॉट करें तो ये आपके पास राइजिंग कर्व आती है, राइजिंग कर्व, ये डाउनवर्ड कर्व फॉर रिएक्टेंट, राइजिंग कर्व दिस इज फॉर प्रोडक्ट। अब ये जो मैंने आपके सामने लिखा, ये इसमें रेट ऑफ रिएक्शन कहां नजर आ रहा है, कहां रेट ऑफ रिएक्शन नजर आ रहा है स्टूडेंट? रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना, वो एक लफ्ज रेट दैट इज इक्वल टू, रेट को मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन कहता हूं, तो आपको समझाने के लिए, एंटी टेस्ट है ना, स्टीपनेस ऑफ स्लोप की स्टीपनेस मीन तिरछापन। जितनी स्लोप ज्यादा स्टीपर होगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, और जितनी ये लेवल होती जाएगी
एक्स एक्सिस के पैरेलल होती जाएगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता जाएगा। अब देखो, जब रिएक्शन शुरू हुआ, यहां पे बात कर लो, टाइम क्या है, सपोज 5 सेकंड है। जब 5 सेकंड हुए रिएक्शन हुए तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, हम इधर से बिल्कुल ऊपर जाएंगे, मैंने ये टच किया। अब मैं जानना चाहता हूं कि यहां पे इनिशियली एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप यहां से ऊपर आए, ये आपने ना मेरी बात सुने, पहले आपने पूरा एक्सपेरिमेंट मुकम्मल करके ये ग्राफ प्लॉट कर लेना है। अब आप मुख्तलिफ टाइमिंग पे रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करना है। तो 5 सेकंड में आप यहां पे ना टेंजेंट ड्रॉ करें, टेंजेंट वो ड्रॉ करें, ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दी जी। अब इसका ये बेस, ये परपेंडिकुलर, और ये आपके पास हाइपोटेन्यूज, ये स्लोप आएगी, स्लोप। अब इसका तिरछापन, स्टीपनेस, उसको कैलकुलेट कर लो। अब यहां से ये वाला, ये आपके पास टाइम आएगा, इधर टाइम आ जाएगा, यहां से लेकर यहां तक ये आपके पास ये कंसंट्रेशन आ जाएगी, कंसंट्रेशन, और यूं आप कंसंट्रेशन टाइम दोनों के रेशियो ले लो तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन स्लोप आ जाएगा। अच्छा, जब टाइम ना और गुजरा, यानी टाइम जब हो गया जी, सपोज 10 सेकंड ले लें, 10 सेकंड। अब व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन नाउ, यहां पे इसके बिल्कुल ऊपर आएंगे, ये आ गया। यहां पे दोबारा टेंजेंट ड्रॉ करो, ये टेंजेंट ड्रॉ किया। अब इसका ये और इसको यूं ले लो आप, इस तरह ना, कुछ देर के बाद फिर सपोज आफ्टर 15 सेकंड व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन नाउ, बिल्कुल सीधा जाएं, इसको टच करें, टेंजेंट ड्रॉ करो, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। और फिर इस तरह आप ट्राइंगल बना लें, इसी टेंजेंट से आप ट्राइंगल बनाएं, और उस ट्राइंगल से आप ये स्लोप को, जो हमें रेट ऑफ रिएक्शन बताता है, वो मालूम। कुछ देर के बाद फिर व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन नाउ, यहां से बिल्कुल सीधा यहां, और यहां पे बिल्कुल आप ये टेंजेंट ड्रॉ करो, तो जो आपके पास ये अब ये सारी जो मैं आपके सामने बता रहा हूं ना, ये हम ग्राफिकली रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लेते हैं, विद हेल्प ऑफ ग्राफ, ये इस चीजों को ही मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि रेट दैट इज डायरेक्टली फ्रॉम स्टीपनेस ऑफ स्लोप। अगर आप शुरू में देखें, इनिशियली स्टीपनेस ऑफ स्लोप ये थी, ये है, फिर थोड़ी सी स्टीपनेस कम हो गई, ये वाली, फिर थोड़ी सी स्टीपनेस और कम हो गई, ये वाली, फिर थोड़ी सी स्टीपनेस और कम होगी। मैं लफ्ज क्या बताना चाहता हूं, मैं बताना ये चाहता हूं कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, रेट ऑफ रिएक्शन, दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। पहली बात, रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव क्वांटिटी, ये पहला लफ्ज आपने। दूसरी बात, ये एक वेरिएबल पैरामीटर है, पैरामीटर, ये हम कह सकते हैं ये हर वक्त चेंज हो रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन ये हर वक्त चेंज हो रहा है, यानी एक लम्हे कुछ है तो अगले लम्हे कुछ होगा, तो ये वेरिएबल इसलिए मैं कह रहा हूं, पैरामीटर है। अच्छा, एक और चीज, रेट ऑफ रिएक्शन जो ना, रेट ऑफ रिएक्शन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये कुछ मेरी बातों को ज्यादा समझना, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। देखो, मैं कहता हूं यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन स्लोप ज्यादा, स्टीपनेस ज्यादा, कम। अगर एक लम्हे रेट ऑफ रिएक्शन 1 है तो अगले मूवमेंट वो 1 नहीं होगा, 1 से कम होगा, अगले मूवमेंट वो उससे भी कम होगा, अगले मूवमेंट उससे भी कम होगा। वी कैन से द रेट ऑफ रिएक्शन इज एवर चेंजिंग पैरामीटर। यही आ गया ना, वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, एवर चेंजिंग पैरामीटर, ये हर लम्हा बदल रहा है, चेंज हो रहा है। और एक और चीज, ये हर लम्हा डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है? रेट करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर, तो हर लम्हे रिएक्टेंट मुसलसल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है, कंसंट्रेशन कम होने से रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो गया। दो चीजें, एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट, एक होता है एवरेज रेट। उसका मैं ग्राफ भी आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन कुछ बातें। इंस्टेंटेनियस रेट क्या है? द इंस्टेंटेनियस चेंज इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट एनी गिवन टाइम। तो किसी भी, फर्ज के मैं कहता हूं 5 सेकंड जब रिएक्शन को गुजरे, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन एट आफ्टर 5 सेकंड, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ। आप बिल्कुल यहां पे जाएं, मालूम करें। आप फर्ज क्या आप आंसर मुझे देते हैं, मैं ये वैल्यू जो लिखूंगा यहां पे,
वो आपको समझाने के लिए मैं लिख देता हूं जी 80 मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। ये जो मैंने लिखा दिस इज 80 मैंने ना सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखी। अगर मैं 0.8 लिखता ना, वो जब फ्रैक्शन में वैल्यू आती है तो आप उसको सही कंपेयर नहीं कर पाते, इसलिए मजबूरन मुझे 80 लिखनी पड़ती, हालांकि ये बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है। अच्छा 10 सेकंड के बाद मैं कहता हूं व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन नाउ। अब आप कहते हैं सर नाउ द रेट ऑफ रिएक्शन इज 60 मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। मैं ना अगले फिर 5 सेकंड के बाद पूछता, अब आप कहते हैं जी 50 मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड, मोल पर, फिर मैं कहता हूं आप कहते हैं जी 45 मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड, फिर मैं कहता हूं आप कहते हैं जी 40 मोल पर डीएम क्यूब पर, आप कहते हैं जी 38 एंड सो ऑन। एक वक्त आता है आप कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन कुछ भी नहीं, जीरो है, रिएक्टेंट है ही नहीं, सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। अब ये जो मैंने आपको वैल्यू बता रहा हूं ना, दीज आर इंस्टेंटेनियस रेट्स, द इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द इंस्टेंटेनियस चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट गिवन टाइम। गिवन टाइम किस टाइम? 10 सेकंड 15 सेकंड, उस दौरान फौरन बताना है। इंस्टेंटेनियस, जैसे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं, एट द स्पॉट। अच्छा दूसरी बात, दूसरा आ गया एवरेज। एवरेज एवरेज क्या है? दो टाइम इंटरवल्स के दरमियान, सपोज 5 सेकंड और ये वाला, दो टाइम इंटरवल्स इसके दरमियान व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर दो टाइम इंटरवल्स के साथ रेट ऑफ रिएक्शन लेंगे तो उसे हम कहेंगे एवरेज रेट, रेट एवरेज, दो टाइम इंटरवल्स के दरमियान। मैं ना एवरेज रेट मालूम करता हूं ना, तो फर्ज करता हूं मेरे पास आंसर आता है 50 मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। ये रिएक्शन जिसको मैं स्टडी कर रहा हूं, जिसमें ए गोज टू बी कह रहा हूं, इसका मैंने आपके पहले इंस्टेंटेनियस रेट वो डिस्कस किया। अब मैं एवरेज रेट की बात कर रहा हूं। अब देखो 3-4 पॉइंट्स बताना चाहता हूं। इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस शुरू में एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन, इन द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट 80 और इसका एवरेज रेट 50, तो इंस्टेंटेनियस रेट इज ग्रेटर देन एवरेज रेट। 80 ग्रेटर देन 50, इंस्टेंटेनियस एवरेज से ज्यादा। लेकिन अगर आप एट द लेटर स्टेजेस, एट द एंड अगर आप देखेंगे तो फिर इंस्टेंटेनियस 40, एवरेज 50। इसका मतलब है कि लेटर स्टेजेस पे जाकर इंस्टेंटेनियस एवरेज से कम होता जा रहा है। अच्छा एक और बात, एक ऐसा लम्हा तो आएगा ना, ऐसा मोमेंट तो आएगा ना, जब इंस्टेंटेनियस 50 और एवरेज भी क्या है 50। अ मोमेंट कम्स व्हेन इंस्टेंटेनियस रेट बिकम्स इक्वल टू द एवरेज रेट। लेकिन उस लम्हे से पहले इंस्टेंटेनियस एवरेज से ज्यादा है, और उस लम्हे के बाद एवरेज इंस्टेंटेनियस से ज्यादा है। वो लम्हा जो है उसके लिए हम कहते हैं कि एट दैट मोमेंट द टाइम अप्रोचेस टू जीरो। ठीक है, जितना ना अब टाइम इंटरवल ये है ना, तो इंस्टेंटेनियस एवरेज, इसको कम करो, इसको कम करो, इसको कम करो। जब आप टाइम इंटरवल कम करते जाएंगे ना, इंस्टेंटेनियस और एवरेज एक दूसरे के क्लोज होते जाएंगे, और एक वक्त आएगा व्हेन टाइम अप्रोचेस टू जीरो, इंस्टेंटेनियस बिकम्स इक्वल टू एवरेज। ये कुछ बातें मैंने आपको यहां पे समझाई। मैं आपको इंस्टेंटेनियस और एवरेज के बारे में एक टेबल है शॉर्ट सा, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आइए देखिए स्टूडेंट, अब हम आते हैं इंस्टेंटेनियस रेट एवरेज। 2-4 बातें बताना चाहता हूं। पहले तो वही आ गई ना, आप डेफिनेशन को डील कर लो। डेफिनेशन में मैं क्या कहता हूं कि इंस्टेंटेनियस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ले लो या प्रोडक्ट्स ले लो, दोनों में से जिसको मर्जी डील कर लो, एट गिवन टाइम, तो इसे मैंने कहा इंस्टेंट। और इधर मैं कहूंगा द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन एनी टू टाइम इंटरवल्स, किसी भी दो टाइम इंटरवल्स के दरमियान। अच्छा दूसरा पॉइंट बहुत खूबसूरत है, वो क्या? ये जो इंस्टेंटेनियस रेट है ना, इसको हम लेते हैं जी रेट इंस्टेंटेनियस, दैट इज इक्वल टू dx ओवर dt। और इधर हम कहेंगे रेट कौन सा? एवरेज, दैट इज इक्वल टू डेल्टा c ओवर डेल्टा t। ये दो लफ्ज आ गए, दो सिंबल आ गए, एक d, ये बड़ा d, और इधर उसको सब्स्टिट्यूट कौन कर रहा है? डेल्टा।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डी एंड डेल्टा, क्या डिफरेंस क्या है, ये क्या चीज है। डी जो होता है ना, दैट रिप्रेजेंट वेरी स्मॉल चेंज, मोमेंटरी चेंज, वेरी स्मॉल चेंज। ये डी क्या है, इक्वल तो नहीं है, डी क्या है, वेरी वेरी स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल चेंज, जिसे आप कहते हैं ना मोमेंटरी लम्हाती। अब बताओ रेट ऑफ रिएक्शन का, अब बताओ फौरन। और डेल्टा किसको शो करता है, ये कंपैरेटिवली लार्ज चेंज, कंपैरेटिवली लार्ज चेंज, ये कंपैरेटिवली लार्ज। ये तो सार्वजनिक जब हम दो टाइम इंटरवल्स के दरमियान रेट ऑफ रिएक्शन जिसे एवरेज कह रहे हैं, तो उसके दौरान उतने टाइम इंटरवल्स के दरमियान काफी कंसंट्रेशन में चेंज आ चुकी होती है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने आपसे डिस्कस किया वो मैंने क्या कहा कि इनिशियली एट द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन, इनिशियली ये जो रेट इंस्टेंटेनियस है, रेट इंस्टेंटेनियस दैट इज ग्रेटर देन रेट एवरेज, लेकिन मैंने अगली बात क्या की, एट द लेटर स्टेजेस बाद में जाकर एट लेटर स्टेजेस रेट कौन सा, एवरेज, इट बिकम्स ग्रेटर देन रेट इंस्टेंटेनियस। एक और चीज, ये जो मैं लिख रहा होता ना साथ साथ, टेक्निकली मुझे नहीं लिखना चाहिए, मुझे तेजी से बोल देना चाहिए, लेकिन मैं इसलिए लिखता हूं ताकि आप ये सारे का सारा लेक्चर राइट डाउन कर ले, इसलिए मुझे ये सारा लिखना पड़ता है। वरना मेरा तो था ना मैं बोलता जाऊं, चीजें आप फौरन पिक करते रहे, लेकिन आप चूंकि साथ साथ जब तक आप इसको लिखेंगे नहीं, अपने नोट्स नहीं बनाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। और आखिरी बात मैंने क्या कही थी कि व्हेन टाइम अप्रोचेस टू जीरो, एट दैट टाइम द रेट इंस्टेंटेनियस, इट विल becomes equal to rate एवरेज। एक लम्हा तो ऐसा आता होगा जब इंस्टेंटेनियस और एवरेज आपस में बराबर हो। हम मूव करते हैं नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। 6 फैक्टर का मैं डिस्कस करूं, लेकिन एक बात, हर वो फैक्टर जो नंबर ऑफ अफेक्टिव कुलेयंस पर सेकंड इसको अफेक्ट करता है, वो रेट ऑफ रिएक्शन को भी अफेक्ट करता है। हर वो फैक्टर जो नंबर ऑफ इफेक्टिव कुलेयन पर, अच्छा ये नई टर्म आ गई, कुलेयन तो हमें पता है, चीजों का आपस में टकराना। मॉलिक्यूल्स भी जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगते हैं ना, तो पहले रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं जिसमें वो आपस में कोलाइड करते हैं। अब वो कुलेयन दो तरह की होती है, एक जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड किए और वैसे ही वो बाउंस बैक हो गए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुए, इनअफेक्टिव कुलेयन उसे कहा। और दूसरा, जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड हुए, कुलेयन के बाद वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, दैट इज कॉल्ड अफेक्टिव कुलेयन। तो जितनी फ्रीक्वेंसी ऑफ अफेक्टिव कुलेयन ज्यादा होगी, उतना वो रिएक्टेंट तेजी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, यानी उतना रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगा। इसलिए तो मैंने कहा है ना कि हर वो फैक्टर जो नंबर ऑफ इफेक्टिव कुलेयन पर सेकंड इसको अफेक्ट करता है, इंक्रीज करता है, वो रेट ऑफ रिएक्शन को भी अफेक्ट करता है, इंक्रीज करता है। मैं इनमें पहला फैक्टर नंबर 1, स्टूडेंट नंबर 1 मेरे पास है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। मैं ना 3-4 बातें आपके सामने डिस्कस करता हूं नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स पे। क्या रिएक्टेंट चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन पर फर्क पड़ता है? ऑब्वियसली, क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, पड़ता है। कैसे? स्टूडेंट, ये जो सब्सटेंस है ना, सब्सटेंस इनका जो रिएक्टिविटी है ना, रिएक्टिविटी वो हमारी बुक तो कहती है एक चीज, वो कहती है दैट डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द रिएक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस दैट डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, एक और भी चीज है, वो मैं तो कहता हूं आयोनाइजेशन एनर्जी। और मैं अक्सर आपसे क्या कहता हूं मेटल्स के बारे में कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। तो मैं तो दोनों को ही क्रेडिट देता हूं। तो मैं कहता हूं रिएक्टिविटी का इन्हिसार, द डिपेंडेंस ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज वेल एज द आयोनाइजेशन एनर्जी। मैं एक एग्जांपल आपके सामने लाता हूं। देखो, मेरे पास फर्स्ट ए ग्रुप है, जिसे मैं
अल्कली मेटल्स कहता हूं। मैं अल्कली मेटल्स के बारे में ना दो तीन बातें। एक, अल्कली मेटल्स की जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ns1 है। व्हाट डू यू मीन बाय ns1? इट हैज वन इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। और दूसरी बात, अल्कली मेटल्स हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी, दे इजीली लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म द कैटन, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। और तीसरी बात, अल्कली मेटल्स आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये तीन बातें आपके ज़हन में बैठ जानी चाहिए। अब दूसरी तरफ आ जाओ, मैं ना इनसे हट के सेकंड ए ग्रुप को बात करता हूं, जिसे आप अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब इनको जरा देखो, यही तीनों बातें इनके बारे में। और इन तीनों में अगर आप देखोगे ना, अगर आप अल्कलाइन अर्थ मेटल की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो वो ns2 है। आई मीन दे हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑन देयर वैलेंस शेल। दो, दे हैव कंपैरेटिवली, है तो इनकी भी लो ना, दे हैव, मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं, मेरी बात को सिर्फ उतना महदूद रखा करो। मैं अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के दरमियान कंपैरिजन करके ये नेचर ऑफ रिएक्टेंट इसको वाजे करना चाहता हूं। अच्छा, इनके मुकाबले में इनकी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये इनके मुकाबले में लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इनके मुकाबले में लेस है, बाकी तो ये भी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब जरा देखना, अपना अल्कली मेटल्स फर्स्ट ए ग्रुप का वाटर से रिएक्शन करवाएं, आप सेकंड ए ग्रुप का वाटर से रिएक्शन करवाएं। हमारा टॉपिक क्या है? नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे अफेक्ट कर। अब आपने रिएक्टेंट मुख्तलिफ दिए, अल्कली मेटल वाटर से रिएक्शन करवाओ, इनका वाटर से रिएक्शन वेरी फास्ट और इनका वाटर से रिएक्शन स्लो। इसका मतलब क्या हुआ कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट डेफिनेटली रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट। मैं आपको एक बात बताऊं, एक आप पढ़ते हैं ना, अब मेरी बात आगे बढ़ गई, आप एक पढ़ते हैं ना आयनिक कंपाउंड्स, और दूसरा पढ़ते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स। अगर आप इन दोनों को देखोगे ना, तो जो आयनिक कंपाउंड्स है ना, आयनिक कंपाउंड्स, इनका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है, फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन। मसलन ये आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो पढ़ रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसी तरह डबल न्यूट्रलाइजेशन की मैं बात कर रहा हूं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, आपके पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और वो रिएक्शन जिसमें आयन एक्सचेंज हो रही होती है, उन सब में। अब ना आयनिक कंपाउंड के रिएक्शन बहुत फास्ट होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड के रिएक्शन स्लो होते हैं, ये स्लो रिएक्शन होता है, फास्ट नहीं होता। भला क्या फर्क क्या है? कोवलेंट कंपाउंड में ना आप अक्सर जो रिएक्शन पढ़ते हैं ना कि जनाब इसकी रिएक्टेंट में ऑक्सीडेशन स्टेट +3 थी, प्रोडक्ट में जाके ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हो गई, रिएक्टेंट में इतनी ऑक्सीडेशन थी, इसने इतने इलेक्ट्रॉन लिए, इतने दिए, वहां पे वो इलेक्ट्रॉन लेने देने के चक्कर में ना डिले हो जाता है। यहां तो ऐसा कोई काम ही क्यों नहीं, यानी कंपाउंड में आयंस नहीं ट्रांसफर होना है ना, यहां कोई इलेक्ट्रॉन है, कोई ले दे होनी, आयंस आया, ये आयन इससे हटके इसके साथ अटैच हो गया। इसमें जब आप सोल्यूशन की फॉर्म लेते हैं ना, आयनिक कंपाउंड के ज्यादातर रिएक्शन सोल्यूशन की फॉर्म होती, और उस सोल्यूशन में जो आयंस हैं वो ऑलरेडी एक दूसरे से सेपरेट होते। जब उस सोल्यूशन में किसी और आयनिक कंपाउंड का सोल्यूशन डालते हैं तो वो फौरन, अब यहां बॉन्ड ब्रेकेज तो होनी कोई आयनिक कंपाउंड के रिएक्शन में, बॉन्ड ब्रेकेज तो है नहीं, बॉन्ड फॉर्मेशन ही होनी है। और कोवलेंट कंपाउंड के रिएक्शन में जहां पे रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही होती है, वहां पे रिएक्टेंट में बॉन्ड टूटते हैं, प्रोडक्ट में बॉन्ड बनते, एक लंबा खिलार है, एक लंबी बात है, इसलिए इनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? स्लो। दूसरा पॉइंट नंबर 2 पे है, नंबर 2 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। क्या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी रिएक्टेंट ऑब्वियसली बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। अगर आप लॉ ऑफ मास एक्शन को पढ़े ना, तो हम क्या कहते हैं? रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये हमारे पास है लॉ ऑफ मास एक्शन। हम इसको यूं भी लिखते हैं ना कि रेट दैट इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू
कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी। लेकिन याद रखना, ये जो मैंने लिखा है ना, आपके लिए ठीक है, लेकिन ये नामुकम्मल बात है। रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करता, ये इनके ऊपर जो एक्सपोनेंट आता है ना, यहां पे m आ गया या n आ गया, इन पे भी डिपेंड करता है। हम कहते हैं ना कि आगे जाके हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कि हम कहेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर क्या कहता है कि अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 2 टाइम इंक्रीज करें तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 2 टाइम बढ़ जाता है। लेकिन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या कहता है? वो कहता है कि अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 2 टाइम बढ़ाएं तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन को क्वांटिटेटिवली स्टडी करना चाहते, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना चाहते, फिर हम वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उसको पढ़ेंगे, उसमें हमें पता चल जाएगा कि किस तरह कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर रही होती है। इसमें बहुत सारी एग्जांपल आपके पास है। मसलन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप कोई कंबस्टिबल मटेरियल ले लें, सपोज वुड है, लकड़ी, वुड, ये कंबस्टिबल मटेरियल जिसको आग लग जाती है, इसको ऑक्सीजन में जलाएं। कहां से ऑक्सीजन ली? हवा से। एंड यू नो हवा में 21% ऑक्सीजन है। फिर आप क्या काम करो, आप वुड लो, उसको ऑक्सीजन, ये कौन सी? ये प्योर ऑक्सीजन है, प्योर ऑक्सीजन सिलेंडर यूज कर रहे हैं आप, इसमें 100% ऑक्सीजन। अब दोनों में वुड तो सेम है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है, इसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब ये जो वुड है, इसको आग लगाए, ये जो कंबस्टन प्रोसेस है ये कंपैरेटिवली स्लो होगा और ये वेरी फास्ट होगा, वेरी फास्ट होगा। अब देखें ना, रेट ऑफ रिएक्शन, हम कहते हैं ना कि कंसंट्रेशन कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। हम कहते हैं जी रेट ऑफ जो रिएक्शन है, उस रिएक्शन के जो खिलाड़ी हैं वो मॉलिक्यूल्स हैं, जो रिएक्टिव मॉलिक्यूल जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना उस खेल में, रिएक्शन में, वो मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, पार्टिकल्स कह रहे हैं। अब जितने पार्टिकल्स की तादाद बढ़ती, कब बढ़ती है? जब आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं। जितनी पार्टिकल्स की तादाद बढ़ती है उतना खेल फास्ट हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर जाता है? इंक्रीज कर। आपके पास बहुत सारी एग्जांपल इसमें। स्टूडेंट, हम बढ़ते हैं सरफेस एरिया की तरफ। जी स्टूडेंट, अब हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है दैट इज सरफेस एरिया। वेरी इंपॉर्टेंट, सरफेस एरिया। मैं तो छोटी सी बात करूंगा, मैं कहूंगा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। जितना सरफेस एरिया, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, ये जो मेरी बात है ना, ये सॉलिड के लिए मौजू है, सॉलिड उसके लिए है। तो सॉलिड का आप जितना सरफेस एरिया बढ़ाएंगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। गैस और लिक्विड में तो जरूरत ही कोई नहीं ना। अच्छा, अब एक बात को देखना, अगर कोई चीज मेरे पास लंप की फॉर्म में, लंप, दिस वन इज लंप, LUMP, लंप, पेड़ा, ढेला, और फिर ये मेरे पास चिप्स की फॉर्म में है, चिप्स, यही चीज मैंने चिप्स की फॉर्म में ले आया, और जब मैं ये चिप्स आ गई, स्मॉल पीसेस जिसे आप कहते हैं ना, दीज आर स्मॉल पीसेस, और अगर मैं इसी को ग्राइंड कर लूं तो अब मेरे पास ये वाला जो है, दिस इज पाउडर फॉर्म कह लो, फाइनली डिवाइडेड कह लो, ये आपके पास क्या मैंने कहा, फाइनली डिवाइडेड फॉर्म, आई मीन इंतहाई पिसा हुआ, जिसे मैंने बोला ना पाउडर्ड फॉर्म। अब इन तीनों में देखो, इसमें सरफेस एरिया कम है, इसमें सरफेस एरिया बढ़ गया, और इसमें और सरफेस, यानी जितना पार्टिकल साइज छोटे से छोटा होता जाता है उतना उसका सरफेस एरिया बढ़ता जाता है, और जितना सरफेस एरिया बढ़ता है उतना रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है। क्यों? कभी सोचा वाला क्यों? ऐसे देखो, हमने क्या कहा कि जितनी फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन, फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होगी, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। अगर आप लार्ज सरफेस एरिया लेते हैं, लार्ज सरफेस एरिया, ये एक है, एक और मॉलिक्यूल है, ये आपस में कोलाइड करते हैं, लेकिन अगर आप इनको चिप्स की फॉर्म में ले लेते, इसको भी,
तो जब ये चिप्स की फॉर्म में एक ये है, इस तरह एक और ले ली, मैं यहीं पे अकोमोडेट करूंगा इसको। अब जब ये पार्टिकल आपस में टकराएंगे ना, है तो ये भी, इनका मैस भी उतना ही है जितना है। अब जब ये टकराएंगे ना, इसका मतलब है इनमें अफेक्टिव कोलिजन ज्यादा हो जाएंगे, और इनको जब आप पाउडर फॉर्म में ले जाएं और जब रिएक्टेंट पाउडर फॉर्म में आएंगे तो साइज और इंटीमेट छोटे से छोटा हो जाएगा, और इंटीमेट साइज होने की वजह से नंबर ऑफ अफेक्टिव कोलिजन के चांसेस बढ़ते हैं। और जितनी, तो हम क्या कहेंगे, सरफेस एरिया, जितना साइज छोटे से छोटा होता जाता है सरफेस एरिया बढ़ता जाता है, सरफेस एरिया बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है। मैं आपको ना दो एग्जांपल देता हूं। मसलन मेरे पास ना जिंक है, इसका मैं HCl से रिएक्शन करवाता हूं। आई हैव जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ये इवॉल्व होती है। अब अगर आप जिंक को लंप की फॉर्म में लेंगे, ये रिएक्शन स्लो होगा। अगर उतना ही जिंक आप फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में ले ले, फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में, ये रिएक्शन फास्ट हो जाएगा और ये हाइड्रोजन गैस विगरसली इवॉल्व होगी। एक और मैं आपको बता, यही बात आप एल्यूमिनियम के बारे में कर सकते हैं। एल्यूमिनियम ले लो, इसका 2NaOH ले लो और 6H2O, ये रिएक्शन करवाओ, आपके पास 2NaAlOH टेकन 4, और साथ ही आपके पास हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, ये गैस। अब यहां भी अगर आप एल्यूमिनियम को फॉयल की फॉर्म में ले, फॉयल यानी एल्यूमिनियम फॉयल, तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो। लेकिन यही अगर एल्यूमिनियम पाउडर फॉर्म में ले, पाउडर फॉर्म में, तो जब एल्यूमिनियम पाउडर होगा, पाउडर, तो यही रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ये फास्ट होगा। ये सारी बातें किसको आप क्रेडिट दे रहे हैं, ये मेरे सरफेस एरिया को क्रेडिट दे रहा हूं। नंबर 4 पे मेरे पास है लाइट। लेकिन ये जो फैक्टर है ना लाइट वाला, ये सिर्फ फोटो केमिकल रिएक्शंस, उनके लिए ये ज्यादा सूटेबल है, यानी वो रिएक्शन जो रोशनी की मौजूदगी में होते हैं, रोशनी की मौजूदगी। मसलन आप ना, मैं फोटोसिंथेसिस की बात करूंगा। फोटोसिंथेसिस में आपके पास, फोटोसिंथेसिस में आप कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं, 6CO2 6H2O, और दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो सनलाइट जिसकी वजह से ये मैं बात, और दूसरा वो क्लोरोफिल है बहरहाल, और आपके पास बना C6H12O6 प्लस 6H2O। अब ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन, ये सारे का सारा डिपेंड किस पे कर रहा है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर। तो जितनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा होगी उतना ये फोटोसिंथेटिक प्रोसेस फास्ट होगा। रात के वक्त ये सीज कर जाता है, रुक जाता है, बिकॉज देयर इज नो लाइट इन द नाइट। लाइट ना होने की वजह से ये रिएक्शन, बिल्कुल, और भी कई ऐसे रिएक्शंस है। असल काम की तरफ आओ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको डिस्कस करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन को ग्रेटली अफेक्ट करता है। मैं अक्सर आपसे क्या कह रहा हूं, मैं कहता हूं हर वो फैक्टर जो नंबर ऑफ अफेक्टिव कोलिजन पर सेकंड उसको इंक्रीज करता है, वो रेट ऑफ रिएक्शन को भी इंक्रीज कर रहा है। और सबसे ज्यादा जो प्रोमिनेंट है, सबसे ज्यादा जो अफेक्टिव फैक्टर है, वो टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जो है, मैं कहूंगा कि रेट ऑफ रिएक्शन, ये जो मैं लिखता हूं ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये एग्जैक्ट नहीं होता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये सिर्फ सिंपली आपको याद करवाने के लिए कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। अच्छा, मैं यहां पे एक पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। कहा यह जाता है जनरली आमतौर पर जब टेम्परेचर किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड या इसको आप 10 केल्विन भी कह सकते हैं, अगर किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 केल्विन इंक्रीज कर दें, तो जो रेट है ना, रेट ऑफ रिएक्शन, वो तकरीबन 2 टाइम्स या 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। ये मेरी बात को गौर से सुनना, हम तो ज्यादा 2 टाइम कह रहे, फेडरल बुक वो 3 भी कहती है, दोनों बिल्कुल ठीक है, 2 और 3 टाइम्स। तो बाद रिएक्शन में 2 टाइम, बाद में 3 टाइम इंक्रीज कर जाता है। और हमारे पास एक आर्हेनियस इक्वेशन है, आर्हेनियस इक्वेशन में हमें, आर्हेनियस इक्वेशन क्या है, K दैट इज इक्वल टू AE माइनस EA ओवर RT। ये आर्हेनियस भी कहती है कि K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T।
ये ना टी टेम्परेचर के ये नेगेटिव का साइन है, नेगेटिव बताता है। ये वैसे तो डिनोमिनेटर में है, लेकिन नेगेटिव इसको न्यूमरेटर में और के। अब के क्या है? के स्पेसिफिक रेट का, अगला हमारा टॉपिक भी के ही है। तो के को हम अभी कुछ देर के बाद में पढ़ाऊंगा कि इसको हम रेट ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये क्या शो करिए आर इन दिस क्वेश्चन कि टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज करता है। टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन। एक छोटा सा पॉइंट आपको समझाऊं, जरा सुनना, फिर मैं इस बात को लॉजिक समझाता हूं, आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा, जरा लॉजिक को समझा। लॉजिक ये है कि आपके पास ना सपोज ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं। मैं आपको समझाने के लिए ना ये अपनी मर्जी की एक ना डायग्राम बना रहा हूं। अच्छा, ये ना मैं यहां पे एक बैरियर लगा देता हूं, ये बैरियर है। मैं कहता हूं कि वो मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी इस बैरियर से ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी, तो वो कुछ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन मिलेगी। तो ये मुझे अफेक्टिव कोलिजन चाहिए, अफेक्टिव कोलिजन। ये टॉपिक जो ना अफेक्टिव कोलिजन में क्या बोल रहा हूं, ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां क्लियर करूंगा। जब कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं। अगर वो कोलिजन अफेक्टिव होगी तो वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, अफेक्टिव होगी और प्रॉपर ओरिएंटेशन से होगी तो वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अफेक्टिव कोलिजन के लिए हमें क्या चाहिए? एक तो दीज मॉलिक्यूल मस्ट पोजेस द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और साथ दे हैव द काइनेटिक एनर्जी। अब होता क्या है, वो मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज से थोड़ी सी ज्यादा होती, ये सारे मॉलिक्यूल एवरेज काइनेटिक एनर्जी रखते हैं। ये मॉलिक्यूल आ गए जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज से ज्यादा होती है। तो वो मॉलिक्यूल जिनकी ये यहां तक एवरेज है, ये एवरेज वाले हैं, और ये जो है उनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज से थोड़ी सी ज्यादा है। तो वो मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज से ज्यादा होती है उनकी कोलिजन अफेक्टिव होगी और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब अगली बात, जब आप ना इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब आप इस रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पर आप वो मॉलिक्यूल जो इस फ्रैक्शन में जा रहे हैं, जो इस फ्रैक्शन में, यानी वो मॉलिक्यूल जिनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी उससे ज्यादा आ रही है, जो इधर आ रहे हैं, उनकी तादाद बढ़ जाती है, वो उनका फ्रैक्शन, उनकी तादाद बढ़ जाती है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से आप मॉलिक्यूल्स को इस कैटेगरी में ले आते हैं, और अगर यहां पे आएगा तो कोलिजन अफेक्टिव। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे उतना इनके यहां ऊपर आने के चांस बढ़ते जाएंगे और यूं रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा। अगली बात, मैंने क्या कहा कि अगर आप 10 डिग्री या 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल या ट्रिपल हो जाता है। मसलन मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी रिएक्शन अगर वो हो रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, से 0 पे, अगर आप उसको 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे करेंगे ना, अगर यहां पे उसका रेट 1 मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड है तो यहां जाके 2 मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड हो गया। और अगर मजीद आप बढ़ाएंगे यानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाएंगे तो वो इससे भी डबल होता जाएगा, यानी हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बदले रेट ऑफ रिएक्शन 2 या 3 टाइम्स इंक्रीज करता है। मेरा एक क्वेश्चन ये है, मैं अब आपको शॉर्टकट बता रहा हूं, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि अगर मैं टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाऊं ये, तो बताएं रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम्स इंक्रीज करेगा? ये एक एमसीक्यू है जो मैंने बोल दिया। अच्छा अब सुनो, 10 से 60 तक जब टेम्परेचर बढ़ा, इसमें कितने 10 आते हैं? 10 से 21, 20 से 32, 30 से 43, 40 से 54 और 50 से 65। इसका मतलब है 10 to 60 5 10s आते हैं। वेरी सिंपल, 5 10। तो आपने करना क्या है, 2 raised to power 5 ले लो। जितने बीच में 10 आते जाएं 2 की वही पावर आपने लेनी, और 2 raised to power 5 का मतलब क्या है, 2 को 5 टाइम, 2 2 2 2 and 2, 2 2s are 4, 2s are 8, 16, 32। इसका मतलब है द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 32 टाइम्स, इतने गुना बढ़। ये जो मैंने आपको बात बताई है ना, इसको ज़हन में बिठाना है। जरा मुझे बताइएगा, अगर हम किसी भी रिएक्शन को जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, अब मैं इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे करता हूं, तो बताओ इसका रेट ऑफ रिएक्शन कितना बढ़े। अब एक और भी शॉर्टकट आपको बताऊं, आप 100 में से 20 को माइनस कर दो, कितना रहेगा 80।
80 को 10 पर डिवाइड कर दो तो आपके पास क्या आ गया 8। इसका मतलब है यहां पे आप क्या लोगे 2 रेज पावर 8। अब 2 रेज पावर 8 इसका आंसर ले लो तो आपके पास ये एक शॉर्टकट है जो मैं आपको समझा रहा हूं और इससे आप इसको समझ सकते हैं। जो 6 1 है ना हमारे पास वो है कैटलिस्ट। उसके बारे में मैं बड़ी डिटेल से पहले भी बात कर रहा हूं और नेक्स्ट इसी यूनिट में नेक्स्ट लेक्चर में भी मैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट और रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ाऊंगा। सिंपली तो आप समझते ना कि कैटलिस्ट क्या करता है। अगर वो पॉजिटिव कैटलिस्ट है, अ पॉजिटिव कैटलिस्ट डिक्रीजेस द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। कैसे? बाय चेंजिंग द मैकेनिज्म ऑफ द फ्रिक्शन। इन दिस वे इट इंक्रीजेस द रेट। और जो नेगेटिव कैटलिस्ट है वो रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो डाउन करता है। हाउ? बाय इंक्रीजिंग द एनर्जी। इसका मतलब है कैटलिस्ट एक्चुअली ना एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन पे वर्किंग करता है और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कैसे डिक्रीज या इंक्रीज करता है वो रिएक्शन मैकेनिज्म को चेंज करके। ये है स्टूडेंट, ये था मेरे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अब एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज रेट कांस्टेंट, उसकी तरफ बढ़ते हैं जी स्टूडेंट। अब हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट। अच्छा, इसको ना हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल के। मैंने पूरी एक लाइन सिर्फ इसके सिंबल को नहीं छोड़ी कि हम इसको स्मॉल के से। बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास एक रिएक्शन है, ये है A प्लस बी गोज टू C प्लस डी। अच्छा, इसमें ये जो कैपिटल मैंने ABC लिखे है ना, ये रिएक्टेंट्स है, ये प्रोडक्ट है ABCD। अब मैंने ये स्मॉल लिखी तो कैपिटल ABC वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को जाहिर करता है और ये जो स्मॉल ABC मैंने लिखा है ना, इसको जरा नोट करना है। ये दो चीजों को ABCD, ये दो चीजों को रिप्रेजेंट। नंबर 1 ये नंबर ऑफ मोल्स को, नंबर ऑफ मोल्स, और एक और चीज इट रिप्रेजेंट द कोएफिशिएंट ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये दोनों जो मैंने बोली ना टर्म्स, ये दोनों आपको आनी चाहिए। अच्छा, मेरा टारगेट क्या है? मैं रेट कांस्टेंट को जानना चाहता हूं। रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। मैं रेट कांस्टेंट ज्यादा बोलूंगा। अब मैं क्या करता हूं, मैं इस पे ना लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करता हूं। जब मैं लॉ ऑफ मास एक्शन लगाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा रेट दैट इज इक्वल टू दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी। और हम ये जो नंबर ऑफ मोल्स ये दे जाते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करें तो आपके पास आ गया रेट दैट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी। ये आपके पास आ गया। यहां हमें अपना मकसद मिल गया। ये है कि ये है रेट कांस्टेंट। अब मैं इसकी डेफिनेशन जानना चाहता हूं। के को ना आप दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, दो तरह से। पहली बात, इधर से आप बात करो, रेट ये के को अगर लेना है तो ये दोनों इसके नीचे आ जाएंगे। तो के दैट इज इक्वल टू, एक में ना एक आपको मैं वर्ड देता हूं, ये जो दोनों है ना, ये वाले ये रिएक्टेंट्स है और ये स्क्वायर ब्रैकेट इनकी कंसंट्रेशन को जाहिर कर रही। तीन बातें मैं बार बार, बुनियादी बातें आनी चाहिए। कैपिटल ए कैपिटल बी रिएक्टेंट्स, स्मॉल ए स्मॉल बी नंबर मोल या कोएफिशिएंट बैलेंस कंक्लूजन। अगर मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट डालता हूं, ये फिर इसकी कंसंट्रेशन को जाहिर कर देती और हम इनकी कंसंट्रेशन आमतौर पर मोलर कंसंट्रेशन, मोलर, ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन मोल पर डीएम में लेते हैं ना, इसलिए मैं मोलर बोल रहा हूं। अच्छा, अब आपने के इधर रखा है ना, ये इनको डिनोमिनेटर में ले जाओ तो ये आपके पास आएगा रेट डिवाइडेड बाय, मैं इनको एक नाम दे देता हूं, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अच्छा, अब आप इसको ना खुद ही डिफाइन कर लो, तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा रेट कांस्टेंट इज रेशियो बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये पहली गुफ्तगू आ गई। ये रेट ना, ये जो के है, ये हमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता है। कैसे? जरा सुनना स्टूडेंट। आप एक काम करो, आप ये करो कि आप जो ए है ना, ये ले लो 1 मोल पर डीएम क्यूब। ये जो बी है ना, इसकी कंसंट्रेशन ले लो 1 मोल पर डीएम क्यूब। ये जो 1 होता है ना, 1 इसको हम कहते हैं वाहद। हम इसको कहते हैं ONE। हम इसे कहते हैं यूनिटी, इत्तेहाद, वाहद।
तो मैंने कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी ये 1 1 लिया, यानी मैंने यूनिटी ली। अब यहां 1 पुट करो, कंसंट्रेशन ऑफ ए की जगह पे 1, 1 का स्क्वायर ए 1, यहां कंसंट्रेशन ऑफ बी की जगह पे 1 पुट करो, 1 का 1 पावर बी वो भी 1, यानी 1 की जो मर्जी पावर होना, 1 हो 2 हो 100 हो, हमजा हो हमजा, नवीद हो, जो मर्जी, ये 1 ही आना है। 1 की पावर ए 1, 1 की पावर बी 1, तो इसका मतलब है अगर 1 की पावर ए 1, 1 की पावर बी की पावर 1, तो यहां 1 की पावर बी वो भी 1 आ गया। तो यूं आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज इक्वल टू के। ये मुझे इक्वेशन चाहिए, ये मुझे रिलेशन चाहिए, इसको लेके मैंने आगे बढ़ना है। ये क्या है, ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन के, रेट कांस्टेंट इज द रेट ऑफ रिएक्शन when the concentration of reactant is unity। जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यूनिटी में लेंगे, ये इसके इक्वल कब आएगा? when concentration of reactants are unity 1 लेंगे। अच्छा, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1.5 हो तो फिर भी क्या ये दोनों आपस में इक्वल होंगे? नो। अच्छा चलें, दोनों रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन 2 मोल पर डीएम क्यूब 2 मोल, क्या फिर भी ये दोनों बराबर होंगे? आंसर है नो। ये रेट कांस्टेंट के कब बराबर होगा? जब आप इसकी कंसंट्रेशन 1 मोल, इसकी कंसंट्रेशन 1 मोल पर डीएम क्यूब लेंगे। मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट के बारे में हमने बड़ी बातें करनी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ के बहुत बातें हमने के बारे में करनी, ये इससे लाजमी आपके पास एमसीक्यू आएगा। अच्छा, के की कैरेक्टर, पहली बात मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं के की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने लगता हूं ना, तो मेरे जेन में केसी आ जाता है, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला, मैं उसको जेन में रख के इसकी लिखता हूं। मसलन मैं कहूंगा कि द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, यानी भी किसी भी खास टेम्परेचर पर किसी रिएक्शन की के की वैल्यू कांस्टेंट होती है। कि वैल्यू ऑफ रिएक्शन इज वैल्यू, मैंने कहा वैल्यू ऑफ के इज कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन एट गिवन टेम्परेचर। दूसरी बात, के इंडिपेंडेंट ऑफ, डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ किस पे? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ concentration of reactant product, pressure volume and even catalyst को भी एक और चीज आ रही, वो मैं पहले भी अभी डिस्कस की है, वो मैं आर्हीनियस इक्वेशन की तरफ आता हूं। आर्हीनियस इक्वेशन, ये जो अभी मैंने डिस्कस किया, के दैट इज इक्वल टू ए माइनस ई ए ओवर आर टी। यहां दो बातें बड़ी क्लियर है, वो क्या? के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ये माइनस है माइनस, और के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये तो मैंने कह दिया कि जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे उतनी रिएक्शन की के स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ये बात, एक और भी चीज वो बहुत बहुत काम की है, यूनिट्स ऑफ के। ये के यूनिट्स क्या हैं बेटा जी? के कोई मखसूस यूनिट नहीं है, यही मैंने केसी में भी कहा था, केसी का कोई यूनिट नहीं है। द यूनिट ऑफ केसी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ रिएक्शन। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं, केसी का कोई यूनिट नहीं। लेकिन जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स बराबर नहीं है, तो फिर देन केसी विल है। सेम यहां पे भी है, के का यूनिट्स, रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या है? दैट डिपेंड्स अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करता है, यानी द यूनिट ऑफ के डिपेंड्स अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन ऑर्डर पर डिपेंड कर। मैं आपको एक फार्मूला बताता हूं, हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। वो फार्मूला याद करना है। फार्मूला क्या है? फार्मूला है कि यूनिट ऑफ के ये इक्वल है कंसंट्रेशन 1 माइनस n और टाइम -1। इस पे
यहां पे n क्या, बाकी तो चीज का पता है, कंसंट्रेशन का, ये n क्या, n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मसलन मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर करूं, कंसंट्रेशन से मेरी यहां पे मुराद है मोल पर डीएम क्यूब, यानी मोल पर डीएम क्यूब, ये कंसंट्रेशन आ गई, और 1 माइनस एन, और टाइम को चलें सेकंड में ले लें, सेकंड में, तो ये आ गया सेकंड पर सेकंड, सेकंड माइनस 1, ये आ गया। अब जरा देखिएगा, 2-3 काम मैं करूंगा, बाकी आपने खुद करने। मैं ना जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करता हूं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मैं इसके लिए के की वैल्यू जान। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एन की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब यहां 0 पुट करो, 1 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 1, इसका मतलब है ये इसे ऐसे ही होगा। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के यूनिट्स आ गए मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। अच्छा एक बात नोट करना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के यूनिट ये, और यही यूनिट किसके भला, रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट है। इसका मतलब है यही रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट है। तो मैं कहूंगा कि जीरो ऑर्डर, ये मैं एमसीक्यू बोल रहा हूं, ये जो मैं बोल रहा हूं ना, ये एक एमसीक्यू बोल रहा हूं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के वही यूनिट हैं जो ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट है। अब दूसरी बात आप आ जाओ, अब आप आ जाओ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, n इज इक्वल टू 1, स्टूडेंट यहां 1 पुट करो, 1 माइनस 1 0, अगर किसी बेस का एक्सपोनेंट 0 होगा तो वो 1 के इक्वल, इसका मतलब ये निकल गया, ये निकल गया। अब आपके पास फिर क्या रह गया, तो इसके लिए के यूनिट जो है ना, के वो है पर सेकंड। तीसरी बात, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, अब यहां पे क्या लिखोगे, अब यहां पे 2 पुट करोगे, 2, तो 1 माइनस 2, ये माइनस 1 आ गया, तो अब आप n इक्वल टू 2, ये आपके पास बेटा जी -1 आ गया। अब मोल -1, के यूनिट मोल -1, और ये जो 3 है, डीएम -3, ये हो जाएगा डीएम +3, और पर सेकंड वो तो चेंज नहीं हो रहा। ये आपके पास ना, ये मैंने सेकंड ऑर्डर की बात की है, थर्ड ऑर्डर के लिए खुद ही निकाल गया। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बाज दफा ना आपको एक ना स्टेटमेंट दी जाती है, उस स्टेटमेंट में लिखा हुआ जी आपके पास एक रिएक्शन है, मैं स्टेटमेंट, आपके पास एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो है 1.3 क्रॉस 10⁻⁻6 पर सेकंड। ये के की वैल्यू बता रहा है। दोबारा सुनना, क्वेश्चन क्या है, फॉर अ रिएक्शन द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज 1.3 10⁻⁻6 पर सेकंड, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी, कौन सा है, 0 है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। अब क्या करेंगे, आप देखोगे कि उन्होंने के का यूनिट कौन सा यूज किया है, पर सेकंड, तो वो कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जिसके लिए के का यूनिट पर सेकंड है, तो आंसर है फर्स्ट ऑर्डर। इसका मतलब है बार दफा आपसे इस किस्म के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये मैंने कुछ बातें आपको रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट उसके बारे में बताया। स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर, इसमें हमने ना रिएक्शन काइनेटिक्स उसका आगाज किया। मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि इल्म फैलाने के, रोशनी फैलाने के इस अमल में मेरा साथ दीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब पर अपना फजल फरमाए, करम फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।